नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 45 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में झेलम खतरे के निशान से ऊपर। अगले 48 घंटे में देश भर में पहुंच जाएगा मॉनसून। ललित मोदी विवाद में सामने आया वसुंधरा राजे के कथित हस्ताक्षर वाला दस्तावेज। कांग्रेस के तुरंत इस्तीफे की मांग बीजेपी ने की खारिज। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे पर भी भ्रष्टाचार का आरोप। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेडीयू विधायक अनंत सिंह। बीजेपी का आरोप, आरजेडी के दबाव में उठाया गया कदम। जेडीयू ने कहा कानून करेगा अपना काम। शहरों की तस्वीर बदलने वाली 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन आज। स्मार्ट सिटी, अटल शहरी पुनर्जीवन मिशन और सबको घर योजना लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश से तीसरा वनडे 77 रनों से जीता भारत। सुरेश रैना बने मैन ऑफ द मैच। टीम इंडिया ने गंवाई 2-1 से सीरीज। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस क्षेत्र में भारी बारिश से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एनडीआरएफ, वायुसेना और एसआरपी की टीमों को बचाव और राहत के काम में लगाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे राज्य में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश से संकट की स्थिति पैदा हो गई है। मूसलाधार बारिश से जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद जिले बुरी तरह से पीड़ित हैं। एनडीआरएफ, वायुसेना और एसआरपी को बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तैनात किया गया है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क कट गया है और बिजली आपूर्ति पर इसका बुरा असर पड़ा है। आसपास के जिलों में भी भारी बारिश की आशंका के तहत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बारिश की भारी संभावना है। इस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में जो भी बातें हैं और जो रैपिड रिस्पांस टीम्स है, जो एक्शन प्लान है, उसके मुताबिक सेफ जगहों का जो स्थल उपलब्ध कराने की बात है और जो अन्य वस्तुओं हैं उन सभी को लागू कर दिया गया है। अमरेली, भावनगर और राजकोट में लोगों को निचले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लगातार बिगड़ रहे हालात के चलते मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। The revival was very good, and then we could see a good amount of rainfall, and then in fact for the first half of the month of June we had excess rainfall. वहीं जम्मू कश्मीर में झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे राज्य में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने अनंतनाग और पुलवामा जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। और अभी आने वाले जो 2-3 दिन है, इसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। दूसरी तरफ असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में दस्तक दे चुका है। अगले 48 घंटों में इसके आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस समय हमारे साथ स्थानीय पत्रकार जयेश सोनी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं जयेश। सौराष्ट्र का इलाका खासतौर से प्रभावित है। अब तक 45 लोगों की मौत की खबर आ रही है। क्या चक्रवात को लेकर भी कोई चेतावनी जारी की गई है? जी देखिए प्रीति, चक्रवात को लेकर के पूरे दक्षिण गुजरात में कल से ही भारी तेज हवा चल रही है और साथ साथ भारी बारिश के चलते यहाँ पर सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर कई जगहों पर भारी नुकसान लोगों को हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उनको जो पूरी मानसून के प्री मानसून जो काम जो उन्होंने किया था वो एक्सपेक्टेशन से बाहर जो ये बारिश हुई है, तो उससे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को और प्रशासन दोनों को उठाना पड़ा है। साथ ही अगर हम लोग गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की अगर बात करें तो वहां पर अब तक पूरी रिकॉर्ड बारिश दर्ज की है। बगसरा जो इलाका है वहां पर 6 घंटे में 26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। धारी जो इलाका है
वहां पर 22 इंच, गिर इलाके में 17 इंच। इस तरह से पूरे जो सौराष्ट्र रीजन है वहां पर तकरीबन 20 से ज्यादा इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 घंटों के अंदर। तो इससे वहां की जो नदी है वो आज भी उफान पर देखी गई है। कई रास्ते, कई पुल जो है वो ढह गए हैं, जिसके चलते यातायात पर भी काफी बुरा असर पड़ा है और कई जो गांव है वो वहां पर जाने के लिए कोई संपर्क नहीं हो रहा है। साथ ही बिजली जो है वो भी, बिजली आपूर्ति भी वहां पर नहीं हो पा रही है, जिससे कई तरह के प्रॉब्लम्स वहां पर लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गुजरात में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात खराब हैं। 45 लोगों की मौत की खबर है। चक्रवात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। सेना, एनडीआरएफ की तमाम टीमें लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। बुधवार रात से शुरू हुए बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। कई जगह हल्की बूंदाबांदी और बौछारें पड़ रही हैं। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश से पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मौसम ने करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान औसत से कम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने वसुंधरा राजे के कथित हस्ताक्षर वाले ललित मोदी के यात्रा दस्तावेज से जुड़े आवेदन की कॉपी जारी की है। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग फिर खारिज कर दी। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी से जुड़े मामलों की जांच तेज कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कथित हस्ताक्षर वाले दस्तावेज की प्रति जारी की। जयराम रमेश ने कहा कि वसुंधरा राजे ने 18 अगस्त 2011 को इस दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री ने ललित मोदी का समर्थन कर आईपीसी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, पासपोर्ट कानून और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को तोड़ा है। कागजात आए हैं, हस्ताक्षर हैं, नकली नहीं असली हस्ताक्षर है। तो बीजेपी ने जो कहा था वही हम आज मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अगले कुछ ही घंटों में अपने इस्तीफा दें। इससे पहले भी ऐसे दस्तावेज ललित मोदी के वकील ने जारी किए थे, लेकिन उन पर वसुंधरा राजे के हस्ताक्षर नहीं थे। तब राजे ने ललित मोदी से पारिवारिक रिश्तों की बात स्वीकारी थी, लेकिन ऐसे किसी दस्तावेज के होने से इनकार किया था। इन दस्तावेजों में वसुंधरा राजे ने ललित मोदी से जुड़े आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। नए दस्तावेज सामने आने के बाद राजस्थान बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसुंधरा राजे के इस्तीफे से साफ इनकार किया। क्या आप वसुंधरा जी के इस्तीफे की मांग को सिरे से निकाल रहे हैं? किस लिए? निश्चित तौर पर सिरे से निकाल रहे हैं। कोई इस्तीफे का सवाल ही खड़ा नहीं होता। पूरा विधायक दल, पूरी पार्टी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा जी के साथ रहेगा। तो विधायक दल वसुंधरा जी के साथ रहेगा? निश्चित तौर पर वसुंधरा जी के साथ आज भी है विधायक दल और कल भी है, परसों भी रहेगा। ये मामला ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलाने से जुड़ा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद का आरोप लगा है। दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग को बीजेपी खारिज कर चुकी है, लेकिन अमेरिका दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ललित मोदी को मदद पहुंचाने के आरोपों के मामले में सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानदंडों का पालन हो। इस बीच ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून तोड़ने के एक मामले में ललित मोदी के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस मामले में मॉरिशस की एक कंपनी से 21 करोड़ रुपए ललित मोदी के परिवार की राजस्थान में पंजीकृत एक कंपनी में लगाने का आरोप है। ईडी ने आयकर विभाग, आरबीआई और कंपनी रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। ताजा मामला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली की निचली अदालत ने ईरानी के मामले के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी अपनी शिक्षा को लेकर दिए गलत हलफनामे की वजह से कटघरे में हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला सुनवाई के लायक है। अब अदालत 28 अगस्त को इस मामले में सम्मन जारी करने से पहले साक्ष्य दर्ज करेगी, एग्जामिन करेगी, उनसे कुछ सवाल पूछेगी
और बेस्ड ऑन द कंक्लूजन विच कोर्ट अराइज ऑन नेक्स्ट डेट उस पर फिर कोर्ट अक्यूज्ड को समन्स करेगी। इलेक्शन के एफिडेविट के बारे में केस डाला है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप एविडेंस लीड करिए, और एविडेंस के लिए कोर्ट ने 28 अगस्त की डेट दी है, जिसमें कंप्लेनेंट अपना प्रूफ लेके आएगा कि उसमें उसको क्या लगा कि उसमें गलत है। इससे पहले 1 जून को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था। अदालत के फैसले के बाद विपक्ष ने स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की है। स्मृति ईरानी जी को नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार अपने पद पर बने रहने का नहीं, उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, या अगर वो ऐसा ना करें तो अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, और जिस तरीके से 3 अलग अलग जानकारियां दी गई उससे ये भी स्पष्ट होता है कि उनका जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज है उसमें भी कुछ गड़बड़ है। ईरानी ने 2014 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब अपने हलफनामे में ईरानी ने बताया था कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट 1 किया है। इससे पहले 2004 में ईरानी ने खुद को दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए पास बताया था। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पहले ही जेल में हैं। अब स्मृति ईरानी के खिलाफ अदालत में सुनवाई होने से मामला तूल पकड़ेगा। ललित मोदी की वजह से बीजेपी के 2 नेता लगातार सुर्खियों में हैं, और आज के कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी का तीसरा नेता भी फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से बीजेपी आने वाले मॉनसून सत्र में अपने तीनों नेताओं का बचाव कर पाती है। दिल्ली से विजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री पर भी सरकारी खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा है। महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर कांग्रेस ने 206 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंकजा मुंडे के बचाव में सामने आए हैं। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर आंगनवाड़ी के लिए खरीदे गए सामान में गड़बड़ी का आरोप लगा है। कांग्रेस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करके 206 करोड़ रुपए के सामान की खरीद की गई। इसके लिए एक ही दिन के भीतर 24 आदेश जारी किए गए। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि ये सारा सामान ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से खरीदा गया। एक दिन में 24 कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किए, कोई भी ई टेंडरिंग हो या जो 1 करोड़ के ऊपर देना है तो आपको टेंडर करना चाहिए, तो यहाँ कुछ भी फॉलो किया नहीं जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जो एलिजिबल भी नहीं है। इस बीच पंकजा मुंडे के बचाव में महाराष्ट्र बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने मुंबई में कहा कि पंकजा किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और जरूरत होगी तो हम जांच कराएंगे। आईसीडीएस में जो खरीद हुई उसके संदर्भ में जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उसमें कोई तथ्य नहीं है। मूल रूप से जो हमने ये निर्णय किया कि इसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदी नहीं होगी, वो हमने अप्रैल में किया हुआ है। 17 अप्रैल को हमने निर्णय किया कि आगे में जो रेट कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदी होती है वो 1 करोड़ से ज्यादा की खरीदी टेंडर से होगी, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होगी। कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच के साथ पंकजा के इस्तीफे पर भी अड़ी है। पार्टी ने कथित घोटाले के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी दिलचस्पी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी में नहीं है। मांझी ने कहा कि एनडीए की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी में भी दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मांझी ने दावा किया कि चुनाव में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मांझी ने बुधवार को अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। देश के राजधानी के स्तर पर हम आए हैं, सभी राज्य के लोग आए हैं लगभग। वो एक मैसेज जाएगा कि बिहार में क्या हो रहा था, क्या होना चाहिए। कोई भी आदमी अपने को कुछ कह सकता है, उससे मतलब नहीं है। हम अपने को उम्मीदवार नहीं मानते। मौका मिलेगा तो भले काम करेंगे, लेकिन हम उम्मीदवार नहीं मानते। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए, तीसरे वनडे में टीम इंडिया की जीत। चांद
विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। देश में आपातकाल लगने की घटना को आज 40 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई ट्वीट करके आपातकाल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने लिखा कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर हजारों लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया। नरेंद्र मोदी ने प्रगति के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। 25 जून 1975 की रात को आपातकाल के आदेश पर दस्तखत हुए थे। इस दौरान नागरिक अधिकारों पर रोक लगी थी और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से शहरों को नया रूप देने वाली 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे चर्चित 100 शहरों की स्मार्ट सिटी परियोजना, 500 शहरों में शहरी सुधार और पुनरुद्धार के लिए अटल मिशन और 2022 तक सबको आवास शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों का भी अनावरण किया जाएगा। ये तीनों योजनाएं राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और शहरी निकायों के साथ 1 साल चले गहन विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन पर 5 साल में 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 500 शहरों में शहरी सुधार और पुनरुद्धार के लिए अटल मिशन योजना पर 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2022 तक देश में सबको आवास उपलब्ध कराने की योजना पर अगले 7 साल में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईआईएम से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने 6 नए आईआईएम खोले जाने को मंजूरी दी है। इससे देश में आईआईएम की संख्या बढ़कर अब 19 हो जाएगी। केंद्र सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद में बिहार में उनकी जन्मस्थली सिताब दियारा में राष्ट्रीय स्मारक बनाने का फैसला किया है। इस स्मारक परिसर में लोकनायक के नाम पर वर्चुअल म्यूजियम और खादी गौरव संवर्धन केंद्र भी खोला जाएगा। यह फैसला किया गया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक नेशनल मेमोरियल बनाया जाएगा। वहीं पर छपरा जिले में सिताब दियारा नामक स्थान पर लाला का टोला, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहीं पर बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 6 नए आईआईएम खोलने को मंजूरी दे दी। ये संस्थान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ओडिशा के संबलपुर, बिहार के बोधगया, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में खोले जाएंगे। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर और महाराष्ट्र के नागपुर को भी आईआईएम की सौगात मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में इसका ऐलान किया था। एक और निर्णय किया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के जो बजट भाषण में 6 आईआईएम खोलने की बात आई थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी सहमति दे दी है और इनका सेशन 2015-16 से हम शुरू करने जा रहे हैं। बैठक में ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के संशोधित अनुमान 81,459 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया को अगले 3 साल के लिए उच्च ग्रेड संवर्धित लौह अयस्क के निर्यात को हरी झंडी मिल गई। जापान के साथ आईपी प्रोटेक्शन, पेटेंट क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। सत्र 3 हफ्ते का होगा। ललित मोदी प्रकरण में विपक्ष के रवैये को देखते हुए सत्र के दौरान सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक और आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराना बड़ी चुनौती होगी। इस बार संसद का मॉनसून सत्र सिर्फ 3 हफ्ते का होगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक में सत्र 21 जुलाई से शुरू करने पर सहमति बनी। समिति की सिफारिशों को स्पीकर के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सत्र की तारीखों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। नहीं, सीसीपीए का जो भी फैसला है उसकी जानकारी जो है स्पीकर महोदय को दी जा चुकी है और साथ ही साथ वह राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। जल्दी ही आज मैं समझता हूं कि आप सबको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सत्र के दौरान सरकार को ललित मोदी को मदद के मसले पर विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा से पारित कराना है। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर विचार कर रही है। मानसून सत्र में ही समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल 2013 के कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। इस बीच
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि विधेयक पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का विकल्प खुला हुआ है। हम तो हर चीज पे चर्चा को तैयार हैं। आप चर्चा से भागते हैं। आपने जो है 2013 में जो बिल लेकर के आए लैंड रिफॉर्म के नाम पर, वो लैंड रिफॉर्म था कि वो पूरी तरह से किसानों के साथ, गरीबों के साथ, देश के साथ बेईमानी थी। इसके अलावा आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयक समेत कई कामकाज संसद में लंबित हैं। इनमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन, रेलवे संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक समेत वनीकरण कोष से संबंधित विधेयक, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक शामिल हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू के गिरफ्तार विधायक अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना की बेउर जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। गिरफ्तारी के बाद बिहार में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने जांच की आड़ में अनंत सिंह को बचाने का आरोप लगाया तो जेडीयू ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। अपहरण और वसूली के आरोप में जेडीयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पटना सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। उनके घर की तलाशी के बाद पुलिस ने बुधवार शाम अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने जेडीयू विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज के सर्च में यहाँ पे 6 इंच की खाली मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, काफ़ी सारे कपड़े जिसमें से कुछ कपड़ों में खून लगा हुआ है और छोटे छोटे जो सामान जिससे डीएनए सैंपल्स निकाले जा सकते हैं उनको सीज किया गया। एकदम निर्दोष है। कुंदन जी के कहला पर कुलगति हमरा हो रहा है। कुंदन जी पटना का मालिक हैं, वही करवा रहे हैं। नेता का वोट का बेला आ गया है, 4 महीना इलेक्शन में है। सबसे बुड़बक हम थे जो इलेक्शन लड़ने घड़ी मर्डर करवाते। जेडीयू के सहयोगी आरजेडी ने भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी। अब बीजेपी गिरफ्तारी को दबाव का नतीजा बता रही है। ये अपराधी 6 अपराधी और तुरंत नीतीश कुमार ने सबको गिरफ्तार कराया। मैं टेलीफोन से परसों नीतीश कुमार से बात किया। जेडी के दबाव में सरकार कार्रवाई करने का केवल नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है। सरकार की मंशा अगर ठीक होती तो किसी भी हालत में सीनियर स्पीकर का तबादला नहीं होता, और सीनियर स्पीकर का तबादला जब हो गया, आरजेडी ने दबाव डाला, तब गिरफ्तारी का नाटक नहीं होता। जेडीयू का दावा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी बताती है कि कानून सबके लिए बराबर है। नीतीश जी बिहार में ही नहीं पूरे देश में जाने गए हैं कि वो अपराध के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतते। अपने ही पार्टी एमएलएस को उन्होंने पहले भी अरेस्ट कराया है अगर कानून की ये जरूरत थी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अनंत सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। जितने सारे गलत काम आज तक किया है, वो जितना धन अर्जित किया है, जितना क्राइम किया है, सबके लिए सीबीआई जांच करे और उसके बाद तब सारे करतूत सामने आएगा। 17 जून को बाढ़ जिले में 4 युवकों का अपहरण हुआ था। इनमें से एक की हत्या हो गई। इस आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपियों ने ये हत्या अनंत सिंह के कहने पर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े अधिकारियों को हलफनामा देना पड़ सकता है कि उनके पास काला धन या अवैध संपत्ति नहीं है। काले धन पर बनी एसआईटी ने सरकार को सौंपी ताजा रिपोर्ट में सुझाव दिया है। सुझाव तैयार करते वक्त एसआईटी ने अलग अलग जांच एजेंसियों से बात की। जांच दल की सिफारिश है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से इस तरह का हलफनामा लिया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता आ सके। इन सुझावों को चुनाव में काला धन के उपयोग के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। 8वें सीएमएस वातावरण समारोह आयोजन के लिए राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल ये समारोह 9 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस सिलसिले में जीवन के लिए पानी विषय पर बनी 178 फिल्मों के नामांकन के लिए बुधवार को 24 ज्यूरी सदस्य दिल्ली में जमा हुए। इनमें से पुरस्कार विजेता फिल्मों को 9 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाले समारोह में दिखाया जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र प्रसाद ज्यूरी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जल एक संवेदनशील विषय है, इसलिए ज्यूरी सदस्यों को देखना होगा कि फिल्म्स में जल और नदियों से जुड़ी मौजूदा समस्याओं को शामिल किया गया। आप देख रहे हैं पहाड़ पे 2 बार बाढ़ आई है। पिछले साल भी बाढ़ थी और उससे पिछले साल भी बाढ़ थी।
तो ये जो हम विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं, जरा उन विनाश के रास्तों की तरफ उंगली खड़े करने वाली फिल्में आपके इसमें ज़रूर होंगी। यदि हम उन लोगों को चुन सके तो मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में बहुत सारे सॉल्यूशन आप इन फिल्मों में से सुझा सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज काठमांडू में नेपाल के पुनर्निर्माण पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। नेपाल सरकार ने सम्मेलन का आयोजन भूकंप से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण की खातिर धन जुटाने के लिए किया है। सम्मेलन में कम से कम 35 देश के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भारत ने कहा कि भूकंप से तबाह देश में बड़े पैमाने पर होने वाले पुनर्निर्माण के प्रयासों में वो नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात के दौरान बुधवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आश्वासन दिया। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज काठमांडू में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात कर सकती हैं। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में भारतीय मूल के बॉबी जिंदल भी शामिल हो गए हैं। लुसियाना प्रांत के गवर्नर बॉबी जिंदल ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए बुधवार को दावेदारी पेश की। जिंदल व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म ही नेम्ड मी मलाला के निर्देशक डेविस गगनहिम हैं। इसमें शिक्षा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने से लेकर उसके ठीक होने और पुरस्कार पाने तक के अटूट संघर्ष को दिखाया गया है। मलाला को पिछले साल भारत के समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। I am those 66 million girls who are deprived of education and not a lone voice. बात क्रिकेट की करते हैं। टीम इंडिया ने तीसरे और आखिरी वनडे में बांग्लादेश को 77 रनों से हरा दिया। हालांकि शुरुआती 2 मैच जीतकर बांग्लादेश ने पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया था। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने 318 रनों का लक्ष्य रखा। शिखर धवन और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। भारत से मिले 318 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 47 ओवरों में 240 रनों पर ही ढेर हो गई। इस हार से बांग्लादेश का अपनी सरजमी पर लगातार 10 जीत हासिल करने के अभियान पर भी विराम लग गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर भी एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 45 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में झेलम खतरे के निशान से ऊपर। अगले 48 घंटे में देश भर में पहुंच जाएगा मॉनसून। ललित मोदी विवाद में सामने आया वसुंधरा राजे के कथित हस्ताक्षर वाला दस्तावेज। कांग्रेस के तुरंत इस्तीफे की मांग बीजेपी ने की खारिज। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे पर दी भ्रष्टाचार का आरोप। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेडीयू विधायक अनंत सिंह। बीजेपी का आरोप, आरजेडी के दबाव में उठाया गया कदम। जेडीयू ने कहा कानून करेगा अपना काम। शहरों की तस्वीर बदलने वाली 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन आज। स्मार्ट सिटी, अटल शहरी पुनर्जीवन मिशन और सबको घर योजना लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश से तीसरा वनडे 77 रनों से जीता भारत। सुरेश रैना बने मैन ऑफ द मैच। टीम इंडिया ने गंवाई 2-1 से सीरीज।